5 घंटे में हरियाणा में पलट गया सियासी गेम। मोदी के ऐलान से बीजेपी में मचा हड़कंप। खट्टर का इस्तीफा, अनिल विज की नाराजगी, नायब सैनी को मिला ताज। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा मोदी की रणनीति की, जो हर चुनाव में बदल जाती है। कैसे पीएम मोदी हार को जीत में बदल देते हैं, ऐसा ही कुछ उन्होंने हरियाणा में किया है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले पीएम मोदी का ये बयान देखते हैं, जहां उन्होंने खट्टर को लेकर बड़ा संकेत दे दिया था। तो पीएम ने क्या कहा था, पहले वो देख लेते हैं। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। तो पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की तारीफ में ही संकेत दे दिया था कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। हरियाणा में जो बहुत पहले होना था, वो 12 मार्च को हो गया। बीजेपी और जेजेपी का साथ छूट गया। सीधी सी बात यह है कि अगर बीजेपी आज बिना दुष्यंत चौटाला के अपना बहुमत साबित कर सकती है, तो पहले क्यों नहीं की। निर्दलीय विधायक तो पहले भी बीजेपी के साथ थे। दूसरी बात, इसी बहाने बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर से छुटकारा भी पा लिया। 11 मार्च सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर जब पीएम नरेंद्र मोदी खट्टर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, तभी बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लगा था कि कुछ तो अलग होने वाला है। पीएम मोदी यूं ही नहीं, इस तरह सार्वजनिक तारीफ करते हैं। 12 मार्च मंगलवार की सुबह होते ही खबर आ गई कि मनोहर लाल खट्टर के जाने की तैयारी हो गई है। सवाल ये उठता है कि एन चुनाव के मौके पर सीएम या अपना साथी बदलकर बीजेपी हरियाणा में क्या हासिल कर लेगी। नायब सैनी के नाम की घोषणा होते ही स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की आगामी चुनावों में क्या रणनीति होने वाली है। जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना क्यों जरूरी हो गया था। हरियाणा में सीधी सी बात है कि जाट डिवाइडेड होगा, तभी बीजेपी को फायदा होगा। पिछले चुनावों में भी जाटों का वोट बीजेपी को नहीं मिला था। बीजेपी ने भी एंटी जाट वोट के लिए रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा में जाट कांग्रेस के साथ हैं, कुछ वोट इनेलो भी ले जा सकती है। अगर जाट वोट का एक और दावेदार आ जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। जेजेपी के साथ होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। जेजेपी अगर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती है, तो पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। ये बात जितनी बीजेपी के लिए सही है, उतनी ही जेजेपी के लिए भी सही है। बीजेपी कई सालों से हरियाणा में एंटी जाट वोटों की रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है। जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर विराजमान रहे। खट्टर पंजाबी समुदाय से आते हैं। जाटों को ये बात खटकती रही। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन इसका ही नतीजा रहा। इस आंदोलन में पंजाबियों और सैनियों को जान माल का काफी नुकसान हुआ। जाट जितना इन समुदायों के खिलाफ आक्रामक हुआ, बीजेपी का एंटी जाट वोट उतना ही मजबूत होता गया। तो प्रशासनिक रूप से मनोहर लाल खट्टर उतने सक्षम साबित ना होते हुए भी अपनी ईमानदारी और पंजाबी समुदाय के होने के चलते इतना लंबे कार्यकाल तक सीएम बने रहने में सक्षम साबित हुए। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री तो पंजाबी को ही बनाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद से जाट ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को बना दिया। नायब सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं और मंगलवार सुबह यानी 12 मार्च को नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल ही रही थी, जो दोपहर होते होते सही साबित हुई और शाम तक वो मुख्यमंत्री बन गए। कहा जा रहा है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी में राज्य में पंजाबी और बैकवर्ड वोट बैंक बनाना चाहती है। इसका दूसरा फायदा उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी लिया जाएगा। जाटों की नाराजगी डिप्टी सीएम बनाकर दूर होगी। चाहे जाट आरक्षण हो या महिला पहलवानों का मुद्दा हो, हरियाणा के जाटों के मन में बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी है। ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ये नाराजगी और बढ़ चुकी है। धनखड़ उन लोगों में शामिल रहे जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की। धनखड़ ही नहीं, कैप्टन अभिमन्यु, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भी पार्टी ने न्याय नहीं किया। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता और सर छोटू राम के नाते चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे पूर्व आईएएस अधिकारी चौधरी विजेंद्र सिंह को भी किनारे लगा दिया गया। फिलहाल कुछ दिनों पहले ही चौधरी विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली।
भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कद्दावर जाट नेता थे उनको निराशा ही हाथ लगी। जाटों को किनारे लगा दिया गया। पर बीजेपी का मैनेजमेंट हरियाणा में इतना तगड़ा है कि एक बार फिर पार्टी 10 में से 10 सीटें जीत सकती है। जाटों की नाराजगी को कैश करने के लिए मजबूत विपक्ष का अभाव होने के चलते हरियाणा में एक बार फिर बाजी बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है। क्या बीजेपी दुष्यंत चौटाला की कमी को पूरा करने के लिए किसी जाट को डिप्टी सीएम बना सकती है? चौटाला परिवार के ही रणजीत सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। रणजीत सिंह देवीलाल के लड़के हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। खट्टर मंत्रिमंडल में वो पहले भी मंत्री थे। हरियाणा में जातियों का गणित। हरियाणा की आबादी में जाटों की संख्या करीब 23% है और डोमिनेट कास्ट होने के चलते जाट राजनीतिक रूप से भी प्रभावी रहे हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कम 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव है। 2014 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया, लेकिन 2019 विधानसभा चुनावों में मामला उल्टा पड़ गया। जाटों का वोट कांग्रेस को मिला, जिससे पार्टी को 30 सीटें मिली, जेजेपी को 10 सीटें और आईएनएलडी को 1 सीट पर जीत मिली। बीजेपी के दिग्गज जाट नेता कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता और उस वक्त राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला सभी चुनाव हार गए थे। राज्य में ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया समाज का वोट 29 से 30% के करीब है। इनका वोट सीधे बीजेपी को ही जाता है। अगर पिछड़ा वर्ग के करीब 24 से 25% वोट भी बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी को प्रदेश में हराना नामुमकिन है। हरियाणा के अगले और 11वें मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बन गए हैं। नायाब सैनी मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ओबीसी समुदाय से आते हैं। नायाब सिंह सैनी का जन्म जो है 25 जनवरी 1970 को अंबाला जिले के एक छोटे से गांव मिर्जापुरा माजरा में हुआ था। वो काफी समय पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। आरएसएस में रहते हुए उनकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई। बताया जाता है कि खट्टर उनसे काफी प्रभावित हुए और इसके कुछ वक्त बाद ही सैनी भी बीजेपी में शामिल हो गए। नायाब सिंह सैनी इस समय कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे। 2014 में उन्होंने अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। ये चुनाव नायाब 24,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। बाद में वो खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। मनोहर लाल खट्टर के करीबी नायाब सिंह सैनी अक्टूबर 2023 में ही हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। अब 5 महीने बाद ही वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर सैनी को ये बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया। सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने जाट की बजाय पूरे ओबीसी समुदाय को साधने के लिए नायाब सिंह सैनी को आगे बढ़ाया। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का कार्ड ढूंढ लिया। मनोहर लाल खट्टर पिछले 9 साल से हरियाणा के सीएम रहे। उनकी सरकार के खिलाफ न सिर्फ जाट बल्कि अन्य बिरादरी के लोगों ने समय समय पर नाराजगी दिखाई। किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर होने वाली गोलाबारी के लिए खट्टर सरकार निशाने पर थी। इसका असर पंजाब चुनाव में भी पड़ सकता था। इन तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने सीएम का चेहरा ही बदल दिया। नायाब सिंह सैनी राजनीति के सॉफ्ट चेहरे हैं। चुनाव से पहले सीएम बदलने का जो प्रयोग बीजेपी पहले भी गुजरात और त्रिपुरा में कर चुकी है, जिसके बेहतर नतीजे मिले। हिमाचल में मुख्यमंत्री नहीं बदलने के कारण बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह विरोध को देखते हुए सीएम बदलने के पक्ष में थे। मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी के करीबी हैं, इसलिए उन्हें सेफ एग्जिट कर दिया गया। अब मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। जेजेपी की विदाई से जाट वोट बैंक ही बटेगा। हरियाणा में आईएनएलडी, जेजेपी और कांग्रेस जाट वोटरों को रिझाती रही है। लोकसभा चुनाव में जाट वोटर इन 3 खेमों में बटेंगे। इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है। इस मामले में दुष्यंत चौटाला का भी कोई कड़ा बयान नहीं आया है। दुष्यंत ने बीजेपी के फैसले के खिलाफ रैली का आह्वान किया, मगर दोनों पक्षों की ये खामोशी बड़ी डील की ओर इशारा कर रही है। दुष्यंत चौटाला बीजेपी की मुश्किल घड़ी में साथ रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर से सरकार का पक्ष लिया था। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आ सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और दोनों के बीच की ये दूरी सिर्फ 8 महीनों की है। कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के बीच एक बड़ी डील हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और चुनावों के बाद अगर ये दोनों करीब आ जाते हैं तो इसमें भी कोई हैरानगी नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पर जो पूरा गेम प्लान है वो जाट वोट्स को बांटने का है, जिसमें बीजेपी यहाँ पर कामयाब नजर आ रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।